आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 56 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी भी साल किसी भी ईयर में कब 1/4/2017 के बाद कोई भी एसएससी क्या करता है, किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से 50,000 से अधिक का मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करता है विदाउट कंसिडरेशन या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू, उसका आप डिस्कशन करेंगे आगे। अब हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से क्या होता है, कोई मनी रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट मतलब विदाउट कंसिडरेशन यहाँ हो जाएगा कि उसके उसके एवज में जो मनी हमें रिसीव हुआ उसके बदले में हमने उसको कुछ नहीं दिया, या ना तो उसके बदले हमने उसके लिए कोई काम किया, ठीक है, एज अ गिफ्ट मान लें। क्या होता है, अगर रिसीव करता है एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड रुपीज 50,000, then whole aggregate value of such sum shall be taxable। अगर किसी भी अगर 50,000 से अधिक मनी किसी हमें मिलता है विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी एक्सीडिंग रुपीज 50,000, अगर हमें किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों से, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्तियों से हमें क्या मिलता है, पर्सन से क्या मिलता है, अगर 50 एग्रीगेट वैल्यू जिसकी क्या है 50,000 से अधिक है, तो क्या होगा, तो होल अमाउंट जितना हमें मिला है, सपोज हमें किसी 10 लोगों से 6,000 रुपये करके मिला, 10% से, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम अदर सोर्सेस। या हमें किसी 1% से अगर 50,000 से अधिक अमाउंट मिला, सपोज 1,00,000 रुपए, एक टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर विदाउट कंसिडरेशन हमें कोई भी मनी रिसीव होता है जिसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, 50,000 से अधिक है, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होल अमाउंट। अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, मूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। मूवेबल प्रॉपर्टी में बोलेंगे शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। अब इन्होंने 2022 के फाइनेंस एक्ट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इन्होंने इंक्लूड करा है, किसमें, मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी कौन किया, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अगर ये एसेट्स हमें क्या होता है, मिलता है कब, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन रुपीज 50 लाख, देन इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू सेल बी टैक्सेबल। अगर हमें मूल प्रॉपर्टी को जो यहाँ पे स्पेसिफाई है, अगर यहाँ नोट करने वाली बात है, यहाँ अगर टीवी फ्रिज की बात करें, ये भी मूवेबल गुड्स है हमारे, टीवी हो गया, जो भी है मूवेबल गुड्स है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सोफा सेट हो गया, कुछ भी हो गया यहाँ पर, जो इसके अलावा जो शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अलावा अगर कोई भी मूवेबल एसेट्स अगर हमें मिलता है विदाउट कंसिडरेशन है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स, फॉर द चार्जिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओनली क्या होगा, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल एसेट्स ही हम कंसिडर करेंगे ओनली। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अगर हमें क्या विदाउट कंसिडरेशन हमें क्या मिलता है, जिसके फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से अधिक है, तो सारे जितने इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू सेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किस सेक्शन में, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 में। अगर हमें इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलता है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है,
सपोज किसी एडुकेट करना, हमने कम प्राइस पे, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे हमने अगर परचेज करा है, बाय करा है किसी गुड्स को, तो हो गया इन एडुकेट कंसिडरेशन। अगर इन एडुकेट कंसिडरेशन में हमें क्या मिलता है, इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसिडरेशन is greater than rupees 50,000, then the difference between the fair market value and consideration shall be taxable. Suppose कोई किसी कंपनी का शेयर्स है, ठीक है, किसी कंपनी का शेयर्स है, वो क्या है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है एक शेयर की 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये, हमने इसको परचेज कितने में किया, 20 रुपये में, 20 रुपये में शेयर हमने परचेज करा, डिफरेंस कितने हो गया, ये है फेयर मार्केट वैल्यू, ये हो गया हमने कंसिडरेशन जो पे करा है, और एक शेयर्स हमने कितने परचेज करे हैं हमने, तो मल्टीप्लाइड बाय ₹10,000, ये हो गया कितना, 30 लाख, सॉरी 3 लाख, ये 50,000 से अधिक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 से अधिक है, तो क्या हो गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हमने निकाल लिया इसका फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का, जो कंसिडरेशन का निकला वो अगर 50,000 से अधिक है, वो जो डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन ₹50,000, then difference amount shall be taxable under head income from other sources। वही बात करा है यहाँ पर, इन एडुकेट कंसिडरेशन में अगर डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन जो अगर हमारा 50,000 से अधिक है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर शेयर, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, लैंड हो, बिल्डिंग हो या बोथ हो, वो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो हम मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। अगर हमने क्या करा है कि वो विदाउट कंसिडरेशन, इफ एग्रीगेट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी हमने किसकी बात करी थी, फेयर मार्केट वैल्यू की बात करी थी, यहाँ पर ई मूवेबल प्रॉपर्टी में किसकी बात करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की बात करेंगे। वो अगर क्या है 50,000 से अधिक है, देन इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू सेल बी, इंटायर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल बी टैक्सेबल, इंटायर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। अब क्या हो जाएगा, अब इन एडुकेट कंसिडरेशन की बात करते हैं। इफ एग्रीगेट क्या, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन, मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन ₹50,000। यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन क्या लग गया, यहाँ पर एक और कंडीशन लग गया है क्या, कि जो पहला तो जो मूवेबल गुड्स में था सिमिलर था, यहाँ पे एग्रीगेट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन ₹50,000, तो टैक्सेबल होगा डिफरेंस अमाउंट अगर वो 50,000 से अधिक है। यहाँ पर एक और कंडीशन लगे क्या, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन सेल बी टैक्सेबल। लग गया कि अगर दोनों का डिफरेंस हम पहले क्या करें, चेक करेंगे, पहला चेक हमारा क्या करना है, पहला हमें चेक क्या करना है कि डिफरेंस जो है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का क्या है हमारा, ये चेक करना पड़ेगा 50,000 से अधिक है या नहीं है, 50,000 से अधिक है या नहीं है। और दूसरा हमें चेक करना क्या पड़ेगा कि जो हमने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी से अधिक होना चाहिए, स्टाम्प जो वैल्यू कितने से अधिक हो जाएगी, 110% से अधिक होनी चाहिए, 110% से अधिक होनी चाहिए, किसका, कंसिडरेशन का।
कंसिडरेशन का जो हमने पे करा है, तब क्या होगा ये, तब टैक्सेबल होगा किस पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर ये डिफरेंस 110% से कम है, अगर 110% से कम है किसका, कंसिडरेशन का, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे किसमें, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 में हम इसको इग्नोर करेंगे फॉर द कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये कंसिडरेशन क्या, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन सेल बी टैक्सेबल। नोट करने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे बात करते हैं क्या, कि फाइनेंस एक्ट 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट आया, क्या कि सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन 43 सीए को भी इन्होंने इंसर्ट करा था, कि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 120% ऑफ इस कंसिडरेशन, यहाँ पर 10 की बात कर रहे थे नॉर्मल कोर्स में, यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट आया क्या, कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 120% ऑफ कंसिडरेशन, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा कब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड ऑफ द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू, अगर बायर ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसके हैंड में क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट्स होने चाहिए। सेक्शन 43 सीए किसके लिए होता है, जो गुड्स जो मतलब बिल्डर जो है उनका स्टॉक इन ट्रेड में अपने बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड में। बट यहाँ पर जो बायर जो है वो क्या होना चाहिए, उसके हैंड में कैपिटल रिसीट होनी चाहिए। और ट्रांजैक्शन कब से कब के बीच में होनी चाहिए, रेसिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 नवंबर 2022 टू 30 जून 2021 के बीच में ट्रांसफर होनी चाहिए। ये क्या हो जाए, सच ट्रांसफर इज बाय विद द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट, the consideration paid or payable as a result of such transfer is less than or equal to ₹2 करोड़। या तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, कब, अगर ये हम प्रॉपर्टी कब कर रहे हैं, 20% को हम देखिए कंसिडर करेंगे इन द हैंड ऑफ द, अगर हमारा कंसिडरेशन क्या था, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस कितना था, 120% से अधिक होना चाहिए। ये कब किस सेक्शन में, अगर ये हमारा क्या है, किसी हम बिल्डर से फ्लैट बाय परचेज कर रहे हैं तब, और उस केस में रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर कब होना चाहिए, 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए। ये ट्रांसफर क्या होगा, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए रेसिडेंशियल यूनिट का, और कंसिडरेशन और पेड और पेबल जो है क्या होना चाहिए, 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होना चाहिए। यहाँ पर एक नोट ध्यान देने वाली बात क्या है, दो द रेसिडेंशियल यूनिट शुड बी in stock in trade of seller for applicability of higher threshold of 20%, it should be capital, यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, it should be capital in the hands of the buyer capital assets in the hands of the buyer in the first place of attracting provision of section 56 subsection 2 clause 10 में बायर के हैंड में कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और सेलर के हैंड में स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन कब होता है, अगर हम प्रॉपर्टी किससे बाय परचेज करते हैं, बाय किससे करते हैं, जो बिल्डर हैं, डेवलपर है, अगर उससे परचेज करते हैं तो क्या दिखाते हैं, अपना बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड दिखाएंगे, और कैपिटल एसेट किसके हैंड में होना चाहिए, बायर के हैंड पे होना चाहिए। ये अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, मैंने अब जैसी बात करा, क्या होनी चाहिए, लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है स्टैंडर्ड, अगर क्या है, अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं है किससे, विथ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, देन हिज केस मे बी रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर कब, सेक्शन 50C में जो हमने डिस्कस करा था आगे। अगर एसएससी क्या है, सेटिस्फाई नहीं है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, उसको लगता है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कम होनी चाहिए, इस केस में क्या हो सकता है, ये रेफर कहाँ कर सकता है इसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को, फॉर द डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
जैसे सेम एज सेक्शन 50C में ऑफ द इनकम टैक्स हमने डिस्कस करा था पीछे। आगे क्या बोलता है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 अप्लीकेबल ओनली इफ प्रॉपर्टी इज इन नेचर ऑफ द कैपिटल रिसीट, कैपिटल एसेट्स ऑफ रेसिपिएंट। जैसे हमने अभी बात करा पीछे अभी कि वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, किसमें, बायर के एंड पे। इफ स्टॉक इन ट्रेड देन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 नॉट अप्लीकेबल। अगर स्टॉक इन ट्रेड अगर है किसके हैंड में, इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट या बायर, तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने क्या, हमारा सिचुएशन क्या बनता है यहाँ पर कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है कि हमने या तो विदाउट कंसिडरेशन हमने परचेज करा है, किसको, विदाउट कंसिडरेशन हमने मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने रिसीव किया है, या तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में हमने रिसीव करा है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि हमने जो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में हमने रिसीव करा है या विदाउट कंसिडरेशन हमने रिसीव करा है प्रॉपर्टी को, तो हमारा इनकम एसेस किस पे हो रहा है, फुल कंसिडरेशन पे हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू पे हो रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इफ एनी पर्सन रिसीव एनी एसेट्स एज अ गिफ्ट और एक्वायर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड ही इज already assessed under section 56 subsection 2 clause 10 on fair market value or stamp duty value, then cost of acquisition of such assets shall be fair market value or stamp duty value which was considered under income from other sources under section 56 subsection 2 clause 10 में हमने क्या, इन एडुकेट कंसिडरेशन में या तो गिफ्ट में हमें मिला है, अगर हमने ऐसा किस पे करा, हमने टैक्स किस पे करा, फेयर मार्केट डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू पे हमने हमने इनकम टैक्स पे करा है, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे हमने टैक्स पे करा है, जो हमने डिस्कशन आगे करा था। तो हमारा क्या होगा, वो हम उस पर हमने इनकम किस हेड में पे करा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो उस केस में क्या होगा, तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। यहाँ पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 की बात करता है कि हमें तो जो हम जिस अमाउंट पे हमने टैक्स पे करा है, जो डिफरेंस अमाउंट इन एडुकेट कंसिडरेशन के केस में या गिफ्ट के केस में जो हमने इंटायर अमाउंट पे अगर हमने टैक्स पे करा है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शेल नॉट इंक्लूडेड इन दैट पीरियड। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते टाइम प्रीवियस ओनर का क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक इंपोर्टेंट है, ये नोट करने वाली बात है यहाँ पर। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 इज एप्लीकेबल इवन इफ गिफ्ट और मनी मेड आउटसाइड इंडिया बाय रेसिडेंट पर्सन टू एनआर। अब सबसेक्शन अब दूसरी सेक्शन की बात करें, अब कहाँ सेक्शन क्या है, 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7B। यहाँ शेयर किस पे इशू होता है, शेयर इशू ऑन प्रीमियम। शेयर किस पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होती है, जिसका शेयर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है शेयर होल्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी। इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू शेयर्स टू एनी रेसिडेंट शेयर होल्डर ऑन प्रीमियम। अगर शेयर क्या है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, किसी शेयर होल्डर को प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, तो क्या होना चाहिए, इशू प्राइस ऑफ शेयर और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर। ठीक है, वो दोनों का डिफरेंस है, वो टैक्सेबल होगा। कहाँ पे, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो क्या होगा, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। इस पे रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा, रूल 11U और 11UA। फेयर मार्केट वैल्यू हम डिटरमिन कैसे करेंगे, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं रूल 11 और 11UA। सेक्शन 56(2) एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा, कंसिडरेशन रिसीव बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर स्टार्टअप के थ्रू अगर हमें मिलता है, फंड रेज करा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा इस केस में।
अगर अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, अगर शेयर प्रीमियम पे अगर इशू कर रही है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर शेयर इशू कर रही है किस पे, प्रीमियम पे, तो भी यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कंसिडरेशन रिसीव बाय स्टार्टअप वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस within high potential of the employment generation, wealth creation, whose turnover reach up to rupees 100 crore for 10 years since incorporation and fulfill such other condition as prescribed in notification number 13/2019। स्टार्टअप कंपनी में अगर क्या होता है कि हमें अगर कोई अगर स्टार्टअप कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या करती है, शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, तो वहाँ भी कंसिडरेशन नहीं होगा। सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन नंबर हमारा है 13/2019 को हम नोट में ध्यान में लेकर चले। अब यहाँ करता है अगर स्टार्टअप ने अगर किसी भी जो कंडीशन है उसको वायलेशन करा तो टैक्सेबल हो जाएगा। जो एग्जाम्प्ट जो अगले सालों में उन्होंने एग्जाम्प्ट इनकम मतलब एग्जाम्प्ट था वो, जिस साल उन्होंने वायलेशन करा है किसी भी कंडीशन का, उस साल में सारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर पेनल्टी लगेगी 200%। 200% की पेनल्टी लगेगी। वेयर अबव स्टार्टअप फेल्स टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन गिवन in notification, any income exempted earlier shall be taxable in the year of failure। ठीक है, तो अगर स्टार्टअप कंपनी ने जो कंडीशन फुलफिल करने थे उसका किसी का वायलेशन किया है तो उसको क्या हो जाएगा, जो अगले साल पिछले सालों में उनके इनकम था क्यों स्टार्टअप होने के लिए, अब वो क्या हो जाएगा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। किस पे, जिस साल स्टार्टअप ने वायलेशन करा और उस पर पेनल्टी भी लगेगी 200% की। अब बात करते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 11 की, कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हमें क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है किस पे, किसी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे या मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। वो इनकम टैक्सेबल कहाँ होगा, इनकम टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर 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 वो हमें कंपनसेशन कहाँ से मिलता है, अगर वो कंपनसेशन हमें कहाँ से मिलता है, एम्प्लॉयर से मिलता है, तो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा वो। अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिलता है किसी टर्मिनेशन के, किसी एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन या उसके कंडीशन में चेंज होने पे, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स पे, तो वो टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन था, तो उस केस में क्या होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी वो टैक्सेबल होगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 में टैक्सेबल होगा ये। अब बात करते हैं कि हमने तो इनकम चार्ज की बात कर ली कि हमें कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्ज होंगे। अब हम डिडक्शन की बात करेंगे कि जो हमने इनकम ऑफर करा है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें हमें कौन से एक्सपेंडिचर हमें अलाउ होंगे, कौन से एक्सपेंडिचर हमें एज ए डिडक्शन मिलेगा। अभी ये बात कहाँ किया गया है, सेक्शन 57 में ये बात की गई है। While calculating income under the head income from other sources, following deduction shall be allowed. In case of dividend income or income on mutual fund or unit, only interest expenses is allowed as a deduction, subject to maximum 20% of such dividend or income from mutual fund or UTI। अगर हमें कोई डिविडेंड इनकम मिलता है या हमें क्या होती है, इनकम कहाँ से आती है, म्यूचुअल फंड या यूटीआई से आती है, तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मिलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट टू डिडक्शन कितना होगा, 20% ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा, 20% किसका, जो डिविडेंड हमने अर्न करना है या जो हमने इनकम कहाँ से अर्न करना है, म्यूचुअल फंड या यूटीआई से हमने अर्न करा है, उसका 20% मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। अगर हमने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे हमने अगर अर्न करा है, तो अगर इस पे क्या होता है कि रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द बैंकर। अगर रीजनेबल अगर हमने क्या किया, कमीशन और रेम्यूनरेशन बैंकर को पे करा है, वो हमें अलाउ होगा। अब रीजनेबल क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये वो डिसाइड करेगा कि जो हमने पे करा है वो रीजनेबल है या नहीं है। वो डिसाइड कौन करेगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा। रीजनेबल अपने आप में बहुत बड़ा
डाइसिस है कि एसएससी सोचेगा रीजनेबल अधिक हो और डिपार्टमेंट सोचेगा रीजनेबल कम हो, तो डिसाइड कौन करेगा? रीजनेबल सम जो हमने पे करा है किसमें, सिक्योरिटी के केस में, वो क्या होगा? रीजनेबल असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द बैंकर any other or any other person for the purpose of realizing such interest on behalf of the SSC, ये भी हमें टैक्स अलाउ होगा। अब बात करते हैं क्या कि अगर हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या करा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हमने डिपॉजिट करा है किस पे? इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी वेलफेयर फंड, पीएफ ईएसआई की बात करता है। अगर हमने रिस्पेक्टिव है पीएफ एक्ट या ईएसआई एक्ट के ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले, पीएफ एक्ट का ड्यू डेट या ईएसआई के ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हमने कहाँ डिपॉजिट करवाया है? एम्प्लॉय के अकाउंट में रिस्पेक्टिव एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें अलाउ होगा अंडर एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1(5)(a) के अकॉर्डिंग। अब हमारी बात क्या करता है यहाँ पर कि हमें रेंटल इनकम अर्न हो रहा है कहाँ? फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, अमाउंट पेड ऑन करंट रिपेयर एंड इंश्योरेंस और नॉर्मल डिप्रिसिएशन अलाउ ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अगर हमने रेंटल इनकम कहाँ से अर्न करना है? प्लांट मशीनरी एंड प्लांट से या फर्नीचर से, तो हमें क्या रिपेयर मेंटेन इंश्योरेंस का खर्चा या डिप्रिसिएशन खर्चा हमें अलाउ होगा। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन के केस में क्या होगा? वो भी हमें डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर डिडक्शन फैमिली केस में हमें फैमिली पेंशन में 15,000 रुपये पर एनम या 1/3 ऑफ द सच पेंशन लोअर, दोनों में जो कम हो 1/3 ऑफ पेंशन या 15,000 रुपये पर एनम, ये दोनों में लोअर, दोनों में जो कम हो वो हमें क्या होगा? अलाउ होगा एज ए डिडक्शन फैमिली पेंशन के केस में। अगर हमें फैमिली पेंशन के केस में मिलिट्री ऑपरेशन में क्या मिला है? द फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, चिल्ड्रेन और नॉमिनेटेड हेयर of member of armed forces including paramilitary forces of union where the death of such member has occurred in course of the operational duties। अगर ऑपरेशनल ड्यूटी में अगर किसी विडो या उसके चिल्ड्रन को या नॉमिनेटेड हायर को क्या मिला, लीगल हायर को क्या मिला है, कोई पेंशन मिला है, तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 में। वो पेंशन कब किस सिचुएशन में मिलना चाहिए कि ऑपरेशनल ड्यूटी में अगर किसी आर्म फोर्सेस का डेथ हो गया, उस केस में उसके फैमिली मेंबर को, उसके विडो को या नॉमिनेटेड लीगल हायर को क्या मिलता है? अगर पेंशन मिलता है फैमिली पेंशन, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अगर फैमिली पेंशन कब मिल रहा है फैमिली को, इंडिविजुअल को? फैमिली पेंशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ फैमिली of an individual who had been service of central or state government had been awarded from Veer Chakra or Veer Chakra or other notified gallantry award would exemption under section would be exempted under section 10 subsection 18 clause 2 में एग्जेम्प्ट होगा वो। हमें लैंड एक्विजिशन पे क्या हुआ है? लैंड एक्विजिशन पे हमें इंटरेस्ट कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन पे हमें इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे क्या हुआ है? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, अगर हमें जो कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन पे जो हमें कंपनसेशन मिला है, उस पर अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, तो 50% उस पर इंटरेस्ट पे हमें क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। और इस 50% उस इंटरेस्ट पे, कौन सा इंटरेस्ट? जो हमें लैंड एक्विजिशन पे जो हमें कंपनसेशन मिला है, उस कंपनसेशन पे अगर हमें अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज मिला है, तो डिडक्शन हमें 50% तक उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। अगर हमें कोई अगर दूसरा एक्सपेंडिचर अर्न करा है, अगर हमने कोई दूसरा एक्सपेंडिचर अर्न करा है, वो कैपिटल नेचर का नहीं है, तो भी हमें अलाउ होगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली लेड आउट expended wholly or exclusively for the purpose of making earning such income। अब बात करते हैं सेक्शन 58 की। सेक्शन 58 में यहाँ पे 57 में बात करा हमने कौन सा एक्सपेंडिचर हमें अलाउ होगा। 58 में बात करते हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमें अलाउ नहीं होगा। अगर हमने पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करे हैं, वो भी अलाउ नहीं होंगे। हमने इंटरेस्ट क्या आउटसाइड इंडिया में अगर हमने इंटरेस्ट पे करा, अगर हमने उस पर इंटरेस्ट
डिडक्ट नहीं किया, अगर हमने कोई इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया पे करा है, अगर उस पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है या पेड नहीं करा, तो हमें खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर हमने कैश एक्सपेंडिचर 10,000 से अधिक पे करी है, जो वायलेशन ऑफ सेक्शन कितना है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का वायलेशन है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये वहाँ पे डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। अगर हमने क्या करा है, अगर हमने इंडिया में किसी रेसिडेंट को पेमेंट करा जिस पे टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी थी, और हमने उस पर ना तो टीडीएस डिडक्ट करा है, डिडक्ट किया ना, तो अगर हमने टीडीएस डिडक्ट करा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा, तो भी हमें उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमने ये सेक्शन कहाँ पर कहाँ बात करा, अगर हम वायलेशन ऑफ सेक्शन 40A(1)(a) अप्लीकेबल हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, और 30% का हमें यहाँ पर जो अमाउंट, जो जिस अमाउंट में हमने डिडक्ट नहीं करा है या किया है, उसको पेमेंट हमने गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं करा है, तो जो उस पर हमको 30% का डिसअलाउंस होगा। अब बात आता है क्या, सेक्शन 59, यहाँ पर डीम्ड इनकम है। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 आर मेड अप्लीकेबल सो फार एज मे बी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टॉपिक कंप्लीट हुआ होता है हमारा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।